Welcome to the Arbitration and Conciliation Act 1996. I hope your preparations are going very well. And this is your section 27 that we are going to discuss in today's session. You have to listen it very carefully बच्चे. बहुत ही important section है और इसमें proper ये define किया गया है कि how court give its assistance in taking the evidence in arbitration. जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स होती हैं जिनमें प्रोसीडिंग्स गोइंग ऑन हो रही हैं उसमें कोर्ट कैसे हेल्प करेगी आपको अगर आपको कोई एविडेंस कलेक्ट करना है या कोई एविडेंस लेने में आपको परेशानी आ रही है और आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे कोर्ट की हेल्प चाहिए या कोर्ट द्वारा असिस्टेंस चाहिए जिससे वो मेरे इस एविडेंस को लेने में हेल्प करे, तो आर्बिट्रेटर कैन अप्लाई टू द कोर्ट फॉर टेकिंग द एविडेंस थ्रू सेक्शन 27. All right, and it's very important section. You have to understand how section 27 is followed. So let's start it with this. The arbitral tribunals जो होती हैं बच्चे और पार्टी दोनों ही यहाँ पर बात हो रही है, या तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या फिर पार्टी किस चीज से, विद द डैश ऑफ द ट्रिब्यूनल, विद द परमिशन या विद द अप्रूवल, ट्रिब्यूनल के अप्रूवल लेकर या ट्रिब्यूनल से परमिशन लेकर पार्टी या खुद ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दोनों ही में अप्लाई टू द कोर्ट को अप्लाई करेंगे फॉर व्हाट, फॉर डैश इन टेकिंग एविडेंस, कि हमें आपकी हेल्प या आपकी असिस्टेंस चाहिए किस चीज में, इन टेकिंग द एविडेंस फ्रॉम द अदर पार्टी. समझ में आया बच्चे? कौन कौन अप्लाई कर सकता है? या तो पार्टी या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, लेकिन अगर पार्टी को करना है तो उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी ट्रिब्यूनल से. अब एप्लीकेशन उनको देनी है कोर्ट में रिगार्डिंग द असिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन में क्या क्या लिखना है, क्या क्या बात होनी चाहिए और क्या जरूरी है चीजें इंक्लूड करना. सो एप्लीकेशन शेल कंटेन फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम्स एंड द एड्रेस ऑफ द पार्टीज एंड आर्बिट्रेटर. नेम्स और एड्रेस रहेंगे पार्टीज जिनके बीच में डिफरेंस या डिस्प्यूट अराइज है और उनको हैंडल कौन आर्बिट्रेटर कर रहे हैं, उन आर्बिट्रेटर्स के भी फुल नेम्स एंड देयर एड्रेस हैज टू बी गिवन टू द कोर्ट. देन यू हैव टू राइट द क्लेम और द रिलीफ यू वांटेड. आप क्या रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं, आपको क्या क्लेम करना है दूसरी पार्टी से, ये भी आपको प्रॉपर एप्लीकेशन में लिखना है. Then the third thing what you have to written is the name and the address of any party or dash to be heard as. कौन? या तो कोई पार्टी या कोई पर्सन, थर्ड पर्सन ऐसा जो आपको चाहिए कि हमें इसको सुनना है या इसकी बात सुननी है, heard as a testimony means he is very much required for explaining that thing या for giving his testimony. This पर्सन की हमें नीड है या इस पार्टी की नीड है, आपको उसका नेम और एड्रेस भी लिख कर देना है. या फिर कोई एक्सपर्ट विटनेस आपको चाहिए, उसका भी आपको पूरा डिटेल लिख कर देनी है उस एप्लीकेशन में. देन अनदर थिंग व्हाट यू हैव टू गिव इज द स्टेटमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट. ओके, आपको सब्जेक्ट मैटर देना है ऑफ द डॉक्यूमेंट required, giving the description of any dash, description of any inspection you have to be produced or of any property to be inspected. Right बच्चे? Here is description of any document. यहाँ पर document आएगा बच्चे और यहाँ पर आएगा आपका this dispute. Sorry, I have written here wrong thing. यहाँ पर आपका रहेगा dispute. समझ में आया बच्चे? तो नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू राइट, डोंट गेट इट कंफ्यूज्ड, आपको लिखना है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टीज जो हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट है, आर्बिट्रेटर कौन है. नेक्स्ट थिंग आपको क्लेम या रिलीफ क्या डिमांड करना है. आगे आपको देना है कि किस पर्सन को आप एज अ टेस्टिमनी बुलाना चाहते हो या कौन एक्सपर्ट विटनेस है, उनका नेम और एड्रेस. देन आपको एक स्टेटमेंट देनी है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट. साथ में आपको बताना है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट पूरा चाहिए जो कि आपको चाहते हो कि ये प्रोड्यूस हो इन द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग. सेकेंडली, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट करनी है तो उसके बारे में भी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको लिख कर देनी है ताकि कोर्ट को कंप्लीट आइडिया मिल जाए कि पार्टी को किस चीज की नीड है. ये समझ में आया बच्चे? अनदर थिंग इज दैट द कोर्ट में ऑर्डर, ये सब एप्लीकेशन मिलने के बाद अब कोर्ट की ड्यूटी बनती है
that to order that the dash be provided. कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी कि एविडेंस जो होना चाहिए दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल में जाकर अपना एविडेंस दीजिए। तो ये किसको कहेगी? जिन पर्सन के नेम उस एप्लीकेशन में लिखे गए हैं, जिनकी जरूरत है एज टू बी हर्ड, जिनको सुनना है। इट विल इशू, क्या इशू करेगी? समन टू द विटनेस द सेम एज इट इशूज इन द सूट्स बिफोर इट। सेम प्रोसेस के थ्रू वो विटनेस को समन भेजेगी कि आइए और जल्दी से आपकी नीड है इस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में, यू हैव टू बी हर्ड एंड आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है या ये प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन करवानी है। ये सब चीजें कोर्ट, अब कोर्ट का काम है, वो ये सब करेगी और उनको ऑर्डर भी देगी कि डायरेक्ट यू हैव टू गो टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। देन द नेक्स्ट थिंग व्हाट इट इज, द प्रोसेस दैट मे बी इशूड। जो प्रोसेस यहाँ मैंने लिखा है सेम प्रोसेस करना है, तो वो प्रोसेस क्या है बच्चे? यू ऑलरेडी नो, सीपीसी सब बच्चे करके आए हैं। तो उसमें क्या था? समन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, विटनेसेस का जो एग्जामिनेशन होगा उसके रिगार्डिंग समन भेजना। कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, अगर विटनेसेस को समन नहीं हुए तो उनके लिए कमीशन जो अपॉइंट होता है वो करना। एंड देन समन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने हैं उनके रिगार्डिंग भी समन इशू करना। ये सब बातें समझ में आ गई। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, द पर्सन हु फेल्स। अब जरूरी तो नहीं है कि सारे विटनेस अपीयर होंगे। अब द पर्सन हु फेल टू अटेंड, जो फेल हो चुका है ऐसा अटेंड करने में, या हु मेक्स एनी डिफॉल्ट, कोई डिफॉल्ट कर देता है, या वो रिफ्यूज कर रहा है कि वो एविडेंस नहीं देगा, ये सब चीजें, या फिर गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का कोई भी काम करने में वो गिल्टी हुआ है। ये सब चार चीजें, पर्सन हु फेल टू अटेंड, या वो डिफॉल्ट करने में नाकाम हो गया है, वो रिफ्यूज कर रहा है एविडेंस देने में, या कोई कंटेम्प्ट किया है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का। What will happen then? He shall be dealt by the court on the dash of arbitral tribunal. Court उसको कैसे डील करेगी? He will be dealt by the court on the representation, means on behalf of arbitral tribunal, in same way as the person who was guilty of like offenses in the suits. जो नॉर्मल सूट होते हैं उनमें जो ऑफेंसेस किए जाते हैं पर्सन द्वारा कि वो एविडेंस नहीं दे रहा है, वो कोर्ट में हियरिंग के थ्रू प्रेजेंट नहीं हुआ है, या वो भगोड़ा घोषित हो गया है, वो टाइम पर रिसीव नहीं कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स देने से मना कर रहा है, तो इन सब चीजों में जो गिल्टी पर्सन होता है उसको सेम वे जैसा ट्रीट किया जाता है, वैसे ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का भी जो कंटेम्प्ट कर रहा है उसको भी कोर्ट सेम वे से ही डील करेगी। कोई डिफरेंस नहीं होगा और उसके साथ भी वही कार्रवाई होगी जो एक नॉर्मल सूट्स में ऑफेंडर की होती है। All right, बच्चे, so this is your section 27 in whole. I hope you understood how court assists in taking the evidence. Very, very important section. You have to understand how court plays so much important role in the arbitration proceedings. The arbitral tribunal के लिए कितनी helpful होती हैं courts. So keep your studies consistent, keep learning, keep following, keep sharing. Thank you.